अभी तक तो पेपर लीक का ही मामला आ रहा था, लेकिन आजकल तो क्या कहते हैं, राम मंदिर की छत भी लीक हो गई। उसे आप क्या कहेंगे, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए से समाज के लोगों को गलत जानकारी दिया जा रहा है और पेपर लीक के मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए, अर्थात उस मुद्दे को भटकाने के लिए राम मंदिर के छत की जो बताया जा रहा है कि राम मंदिर की छत वो टपकने लगी। तो यहाँ पे ये सोचना है कि यहाँ पे अभी तक पेपर लीक हो रहा था, अभी तक छत लीक होने लगी है। तो ये मुद्दे को डाइवर्ट करना है, मुद्दे को डाइवर्ट करके अर्थात युवाओं का और विद्यार्थियों का और देश की जनता को मुद्दे से भटकाना है, ताकि वो लोग जो पेपर लीक का मुद्दा है, जो राष्ट्रीय मुद्दा है, उस मुद्दे को अन्य देशों तक ना जाया जाए। अगर अन्य देशों में यह मुद्दा अगर जाएगा तो देश के शासन चलाने वाले लोगों की खिल्ली उड़ाई जाएगी। इसीलिए उस मुद्दे को सोशल मीडिया के माध्यम से गलत जानकारी दे करके उनको डाइवर्ट कर रहे हैं और अपने गलतियों को छुपा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि वर्तमान शासन व्यवस्था में बैठे हुए लोग कितने ही, उनकी मानसिकता कितनी घटिया है कि वो किस तरीके से मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं और वो लोगों को रोजगार नहीं देना चाहते। इसीलिए पेपर लीक के मुद्दे को डाइवर्ट करके राम मंदिर के छत के लीक का मुद्दा वो सामने लेकर के आ रहे हैं। राइट। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं द बहुजननामा। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ इलाहाबाद के 12 विधानसभा में और यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजित किया गया छतहरा गांव में। उसी कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं विकास भारती जी, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता भी रह चुके हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द बहुजननामा में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, ये किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया है? ये इस क्षेत्र में पहली बार यह कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हाई स्कूल और इंटर में जो हमारे समाज के फर्स्ट डिवीज़न छात्र छात्राएं पास किए हुए हैं, तो उनके प्रोत्साहन के लिए यह कार्यक्रम लगाया गया है, ताकि उनका एक हौसला अफजाई हो, उनका हौसला बढ़े, ताकि वो आगे की डिग्री हासिल करे और अपने मंजिल को, वो लक्ष्य को प्राप्त करे, ताकि उनको समाज में हो क्या रहा है, समाज के लोगों के बीच में जाने का अवसर मिले। इसीलिए यह कार्यक्रम आयोजन किया गया है। सर, इस कार्यक्रम में एक सब्जेक्ट लगाया गया था, वन नेशन वन एजुकेशन, जहां पर अभी कुछ महीनों पहले वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही थी, वहीं आप लोग वन नेशन वन एजुकेशन की बात कर रहे हैं। इसका क्या मतलब? देखिए, वन नेशन वन एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में दोहरी शिक्षा नीति लागू है। तो भारत में दोहरी शिक्षा नीति इसलिए लागू क्योंकि एक एकेडमिक एजुकेशन है और एक प्राइमरी एजुकेशन। अब प्राइमरी एजुकेशन में SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के उस तबके के विद्यार्थी जाते हैं, पढ़ते हैं जहाँ पे एजुकेशन व्यवस्था गड़बड़ है, जहाँ की सिस्टम व्यवस्था गड़बड़ है, जिस वजह से, और एकेडमिक एजुकेशन में शिक्षा व्यवस्था तो सही है, लेकिन वहाँ पे फीस बढ़ोतरी इतना ज़्यादा है कि गरीब तबका के बच्चे वहाँ पे पढ़ नहीं सकते और गरीब मजदूर बच्चे लोग अपने बच्चों को वहाँ पे एजुकेशन दे नहीं सकते। यदि वन नेशन वन एजुकेशन अगर होगा तो इससे जो दोहरी शिक्षा नीति इस देश में काम कर रही, वह दोहरी शिक्षा नीति खत्म होगी और एकहरी शिक्षा नीति लागू होगी। तो जिससे गरीब का बच्चा और अमीर का बच्चा, मजदूर का बच्चा, राष्ट्रपति का बच्चा एक विद्यालय, एक छत में एक टीचर से जब पढ़ेगा, तब इस देश में सही तरीके से भागीदारी और हिस्सेदारी लोगों को मिल सकेगी। इसलिए वन एजुकेशन वन नेशन होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा एक ऐसा पेशा है सर कि वहाँ देखा जाए तो शिक्षा से ही क्या कहते हैं, हमारे देश के जो युवा विद्यार्थी हैं वो देश का भविष्य होते हैं। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो शिक्षक भी आजकल जातिवादी हो गए हैं। जातियां देखकर क्या कहते हैं, बच्चों को अंक देते हैं, उनका मेरिट तय करते हैं। इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? इससे क्योंकि ऐसा बहुत सारा मैटर सोशल मीडिया पे आता रहता है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, शिक्षा में अगर जातिकरण होगा और अगर जातिवाद होगा तो फिर शिक्षा पूरे तरीके से वो ख़त्म हो जाएगी। तो जो लोग जातिवाद कर रहे हैं, जो जातिवादी टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, मास्टर हैं, उन लोगों को सबक सिखाना चाहिए और ऐसे लोगों को एजुकेशन में बिल्कुल भी नहीं, कतई तरीके से इनकी लोग की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, इनको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा रास्ता है जो सारे बंद दरवाजे को खोलता है। आप अगर राजनीति के क्षेत्र में जाएंगे फिर भी एजुकेशन के क्षेत्र से होकर जाना पड़ेगा। आपको अगर
डॉक्टर बनना है तो एजुकेशन से होके जाना पड़ेगा, आपको आईएएस बनना है तो आपको एजुकेशन से होके जाना पड़ेगा। यानी आप समाज के हर पहलू, हर क्षेत्र में अगर आपको जाना है तो आपको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर शिक्षा में अगर जातिवाद हो गया, और शिक्षा में जो जातिवाद अभी बहुत सारे देख रहे हैं, जैसे प्राचीन काल में हम लोग देखते हैं तो जिस तरीके से द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटा, आज भी द्रोणाचार्य जीवित हैं, वो अंगूठा तो नहीं काट रहे हैं लेकिन हमारे छात्रों का नंबर काटते हैं। तो ऐसे द्रोणाचार्य टीचरों का बंदोबस्त समाज बहुत जल्द ही करेगा। इसीलिए इस देश में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऐसे कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं जिससे हमारे समाज के विद्यार्थी जागरूक हो और द्रोणाचार्य जैसे टीचर से परिचित हो, और एकलव्य के साथ जो घटना घटी वह उनके साथ ना घटे, इसलिए वो जागरूक हो और अपने हक अधिकार को जाने। ऐसे कार्यक्रमों में आएंगे तभी वो जागरूक हो सकते हैं। आज के समय में हमारे देश और प्रदेश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, लेकिन उस मुद्दे पर लोग बात नहीं करना चाहते हैं। उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, बेरोजगारी इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। बेरोजगारी इसलिए समस्या बनी हो क्योंकि रोजगार 10 साल से हम देख रहे हैं कि लगातार रोजगार व्यवस्था बिल्कुल ही ख़त्म है, और जहां पे रोजगार के अवसर हैं उसको भी निजीकरण और प्राइवेटेशन करके उस व्यवस्था को ख़त्म किया जा रहा है। जैसे पूरे देश में सबसे ज़्यादा रोजगार देने का जो सबसे बड़ा संस्थान था रेल संस्थान, रेल विभाग को हम देख रहे हैं कि रेल विभाग का लगभग 70% हिस्सा प्राइवेटेशन हो गया है, यानी उसका निजीकरण हो गया है। अब जब निजीकरण जो संस्थाएँ हो जाएंगी तो वहाँ पर वैकेंसी नहीं निकलेगी, यदि वैकेंसी निकलेगी भी तो ठेकेदारी प्रथा पे निकलेगी, ठेकेदारी प्रथा पे निकलेगी तो हमारे समाज के लोगों को इतना अल्प वेतन, इतना कम वेतन दिया जाएगा जिससे उनका शोषण होगा। जहाँ पे उनको 8 घंटा काम लेना है वहाँ पे वो 12 घंटा काम करेंगे, जहाँ पे उनको वेतन सरकारी संस्थाओं के माध्यम से 30,000 35,000 मिलता था वहाँ उनको 7,000 8,000 मिलेगा और काम भी ज़्यादा होगा। इसीलिए इस देश में और जो लोग शासन सत्ता में बैठे हुए हैं वो लोग कतई इस देश के युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए वो लोग सरकारी संस्थाओं को ख़त्म कर रहे हैं, और सरकारी संस्थाओं का लगातार ख़त्म करने के वजह से इस देश में बेरोजगारी की सीमा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और बेरोजगारी इस तरीके से बढ़ चुकी है कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या आज के समय में बेरोजगारी बन चुकी हुई है। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से बहुत एक मुद्दा वायरल किया जा रहा है कि अभी तक तो पेपर लीक का ही मामला आ रहा था, लेकिन आजकल तो क्या कहते हैं राम मंदिर की छत भी लीक हो गई। उसे आप क्या कहेंगे, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए से समाज के लोगों को गलत जानकारी दिया जा रहा है, और पेपर लीक के मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए, अर्थात उस मुद्दे को भटकाने के लिए राम मंदिर के छत की जो बताया जा रहा है कि राम मंदिर की छत वो टपकने लगी, तो यहाँ पे ये सोचना है कि यहाँ पे अभी तक पेपर लीक हो रहा था, अभी तक छत लीक होने लगी है। तो ये मुद्दे को डाइवर्ट करना है, मुद्दे को डाइवर्ट करके अर्थात युवाओं का और विद्यार्थियों का और देश की जनता को मुद्दे से भटकाना है, ताकि वो लोग जो पेपर लीक का मुद्दा है, जो राष्ट्रीय मुद्दा है, उस मुद्दे को अन्य देशों तक ना जाया जाए। अगर अन्य देशों में यह मुद्दा अगर जाएगा तो देश के शासन चलाने वाले लोगों की खिल्ली उड़ाई जाएगी। इसीलिए उस मुद्दे को सोशल मीडिया के माध्यम से गलत जानकारी दे करके उनको डाइवर्ट कर रहे हैं और अपने गलतियों को छुपा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि वर्तमान शासन व्यवस्था में बैठे हुए लोग कितने ही, उनकी मानसिकता कितनी घटिया है कि वो किस तरीके से मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं, और वो लोगों को रोजगार नहीं देना चाहते। इसीलिए पेपर लीक के मुद्दे को डाइवर्ट करके राम मंदिर के छत के लीक का मुद्दा वो सामने लेकर के आ रहे हैं। राइट टू एजुकेशन के माध्यम से 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य फ्री शिक्षा देने की बात बाबा साहब ने संविधान में की, लेकिन ये बाबा साहब ने उस समय में बात की, क्या कहते हैं 1950 में, लेकिन आज वर्तमान समय में देखा जाए तो क्या कहते हैं हाई एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, इन सब को भी क्या कहते हैं निःशुल्क एवं फ्री अनिवार्य कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा, बल्कि क्या कहते हैं शिक्षा में फीस वृद्धि कर दी जा रही है। उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया था,
तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इसके पीछे मकसद था कि हमारे समाज के विद्यार्थी, प्रत्येक विद्यार्थी को सरकार के यहाँ तक की जिम्मेदारी होता है कि भारत में भारतीय समाज में जो भी जन्मे विद्यार्थी हैं उनको एजुकेशन अनिवार्य है। और ये जिम्मेदारी माता पिता से ज़्यादा सरकार की है, शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक विद्यार्थियों को एजुकेशन व्यवस्था उपलब्ध कराएं। तो 6 वर्ष से 14 वर्ष की व्यवस्था संविधान में डॉक्टर बाबा साहब ने इसलिए उस समय व्यवस्था अमल किया था क्योंकि उस समय शिक्षा का जो स्तर था, उस समय जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि 1950 से लेकर के 1960 तक जो शिक्षा का स्तर था वो 8वीं तक था। अर्थात उस समय 6वीं पास व्यक्ति टीचर बन जाता था, 8वीं पास व्यक्ति प्रिंसिपल बन जाता था। लेकिन वही जो शिक्षा का स्तर है 60 से लेकर के 70 के बीच में हाई स्कूल तक पहुंचा, यानी 10वीं तक शिक्षा का स्तर पहुंचा। 70 से लेकर के 80 तक हम देखते हैं तो शिक्षा का स्तर जो था वो इंटर तक गया। अर्थात हाई स्कूल पास व्यक्ति टीचर बन जाता था, इंटर पास व्यक्ति प्रधानाचार्य बन जाता था। आज 90 से लेकर के वर्तमान में 2000 में आज शिक्षा का जो स्तर है, आज ग्रेजुएशन नहीं बल्कि पोस्ट ग्रेजुएशन। अर्थात संविधान में संशोधन तो बहुत हुए लेकिन राइट टू एजुकेशन में संशोधन नहीं हुआ। अर्थात 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की जो बात लिखी गई थी उसमें संशोधन करके वर्तमान सरकार को बल्कि केजी से लेकर के तक अनिवार्य एजुकेशन सरकार को करना चाहिए उसमें संशोधन करके। लेकिन उन्होंने संशोधन इसलिए नहीं किया ताकि समाज के जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम पढ़े लिखेंगे उतना ज़्यादा वो कम बुद्धिमान होंगे और सरकार की जो वर्तमान में नीतियां हैं वो कम समझेंगे। और इसलिए सरकार के जब नीतियों को कम समझेंगे तो सरकार की व्यवस्था और सरकार और शासन व्यवस्था में बैठे हुए लोगों का विरोध कम होगा। इसलिए वो राइट टू एजुकेशन को ख़त्म करके इस देश में साक्षरता और खिचड़ी वाली व्यवस्था उस समय देश में ला रहे हैं। जिनको प्रमाण पत्र नहीं मिला है या प्रोत्साहन पुरस्कार, आज के समय में अगर दुनिया के टॉप 100 विश्वविद्यालय में देखा जाए तो भारत के एक भी विश्वविद्यालय का नाम नहीं है। उसके आप किस नजरिए से देखते हैं, उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, दुनिया में अगर हम देखते हैं कि सबसे पहले अगर एजुकेशन और ज्ञान विज्ञान का उदय हुआ तो भारत में हुआ। अब आप पूछेंगे ये कैसे, तो साथी मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि पूरे दुनिया में अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं कि पूरे दुनिया के सबसे प्रथम यूनिवर्सिटी या प्रथम विश्वविद्यालय का नाम क्या है तो आपके जवाब मिलेगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो जब पूरे दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय का उदय भारत में हुआ तो ज्ञान विज्ञान का उदय विदेश में कैसे हो सकता है? उस समय तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, दुनिया के लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। क्यों? उस समय हमारे देश का विश्वविद्यालय दुनिया में फैला हुआ था, उनका विख्यात था। उसका मूल कारण था कि उस समय एजुकेशन समान स्तर पे था, अर्थात सबको समान व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति समान अपने योग्यता के अनुसार पर टीचर बन सकता था, प्रोफेसर बन सकते थे, प्रधानाचार्य बन सकते थे, कुलपति बन सकते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। यदि भारत की 100 यूनिवर्सिटियों की आप सूची निकाल करके देखेंगे तो कुलपति आज सिर्फ 3% सवर्ण बिरादरी के लोग ही कुलपति बन के बैठे हैं। अगर हम प्रोफेसर की बात करते हैं तो शेड्यूल कास्ट के 1 या 2% व्यक्ति ही प्रोफेसर मिलेंगे, ओबीसी के 1% प्रोफेसर मिलेंगे, शेड्यूल कास्ट के प्रोफेसर 0% मिलेंगे। इसलिए समाज में भागीदारी नहीं है, इसलिए आज भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी दुनिया की यूनिवर्सिटियों में शामिल नहीं है। यदि दबे कुचले लोगों के समाज के लोग अगर यूनिवर्सिटियों में जाएंगे, सभी समान अवसर मिलेगा तो हमारे पुनः इस देश का विश्वविद्यालय दुनिया के विश्वविद्यालयों में शामिल होगा और भारत का विश्वविद्यालय दुनिया के विश्वविद्यालयों में ख्याति प्राप्त कर सकता है। ऐसे कार्यक्रमों में विद्यार्थियों का आना जाना बहुत कम रहता है। सामाजिक कार्यक्रमों को लेकर उनको आप इस वीडियो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आए हुए विद्यार्थी और जो विद्यार्थी नहीं आए हैं उनसे हम यही अनुरोध करना चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों में उनको विशेष तौर पे आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि समाज में ऐसे कार्यक्रम बहुत कम होते हैं जिसमें सभी प्रकार के लोग आते हैं। यहाँ पे एक कटारे एक विद्वान, एक कटारे एक वक्ता आते हैं। आप उनकी बातों को समझेंगे, सुनेंगे, तब आप उस पर चिंतन करिए, मनन करिए और उनके जैसा बनने का प्रयास करिए। जब आप घर से बाहर नहीं निकलोगे तो कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपको अभी यहाँ पे हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय से प्रोफेसर साहब आए थे, अभी हमारे बगल में एटीएस के प्रोफेसर बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, अभी राज्यसभा के पूर्व सांसद आए थे, कई डॉक्टर आए।
और कई यहाँ पे मेडिकल से जुड़े हुए स्टाफ आए हैं। तो समाज यहाँ पे ऐसे प्रोग्रामों में समाज के हर प्रकार के लोग आते हैं। तो जब आप हर प्रकार के लोगों के बीच में जाएंगे तो उनको सुनेंगे, समझेंगे, तो आपके सोचने समझने की क्षमता विकसित होगी। और जब विकसित होगी तो आप आगे कामयाब होंगे। तो आए हुए सभी विद्यार्थी को मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसे प्रोग्राम में आपको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि आप आने वाले समय में परिस्थितियों में आपको जानने समझने की क्षमता और आपके बुद्धिमत्ता काम करे आपकी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।